अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी होता क्या है। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। जब उनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जब कोई दूसरा एटम ऐड किया जाता है या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐड किया जाता है तो उसके नतीजे में उसके हाइड्रोजन एटम्स में कमी या पेशी जो की जाती है उसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। सपोज हमारे पास अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इस तरह अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। तो अगर हम सपोज हमारे पास एन का जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है एन वो 2 ले लेते हैं। अगर हम इस फार्मूले के अंदर एन की वैल्यू जो है वो 2 ऐड करें तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है C2H2 × 4 + 2 C2H6। और इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूला में इस तरह लिखेंगे। तो अगर हम इसके अंदर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो जब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस होगा उसके अंदर तो इसके जो 2 हाइड्रोजन एटम हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे बच जाएंगे पीछे। अगर हम एक और इसके अंदर बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं मसलन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो और कम हो जाएंगे। अगर हम यही वैल्यू इसके फार्मूला के अंदर पुट करें तो हमारे पास उतने ही हाइड्रोजन एटम आते हैं। बस हमारे पास अगर एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो तो ये C2H4 रहता है। इस तरह अल्काइन में अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 पुट करें तो ये C2H2 आता है। तो अगर हम देखें तो इन तीनों फार्मूलाज के अंदर हर फॉर्मूले के अंदर जो हाइड्रोजन का डिफरेंस है वो 2 का आ रहा है। यहाँ पर अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 था यहाँ पर जो 2 हैं वो इसमें कम हो गए हैं। फर्दर इसमें से जब बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ तो 2 जो हाइड्रोजन एटम है और कम हो गए हैं। तो हमें ये किस तरह पता चलेगा कि कितने हाइड्रोजन जो हैं वो एटम इंट्रोड्यूस करवाने से हमने कितने हाइड्रोजन एटम कम करने हैं। अगर तो हम उसके अंदर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहले सिंगल बॉन्ड था तो उसके जो 2 हाइड्रोजन एटम है हम कम कर देंगे। जब हम तीसरा बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाएंगे फिर 2 हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड का सिंपली ये है कि अगर उसमें से बॉन्ड रिमूव करते हैं तो उसमें से जो हाइड्रोजन एटम है 2 उसमें ऐड कर देंगे। अगर उसके अंदर बॉन्ड ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन जो 2 हैं वो रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास इसको समझने के लिए 3 जो हैं वो बेसिक रूल हैं। ये तो था बॉन्ड के लिए, बॉन्ड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, सिंपली हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। अगर बॉन्ड जो है वो रिमूव किया तो हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर दिए। अगर हम कोई एटम दूसरा ऐड करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसके लिए रूल है। अगर तो हम हमारे पास कोई भी ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सपोज उसके अंदर हम ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका जो फार्मूला है इस तरह बन जाए कि उसके अंदर कोई ग्रुप 5 का एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस हो जाए। तो इसके लिए सिंपल रूल ये है कि जितना आप उसके एटम ऐड करोगे ग्रुप 5 के उतने जो हाइड्रोजन है उसके साथ साथ ऐड करते जाओगे। सपोज हमारे पास ये सारे जो हैं ग्रुप 5 के एलिमेंट है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मुथ। अगर हम इसके अंदर नाइट्रोजन ऐड करते हैं तो सिंपल एक हाइड्रोजन एटम भी साथ ऐड कर देंगे। फास्फोरस का एक एटम ऐड करते हैं तो साथ एक हाइड्रोजन का भी ऐड कर देंगे। इसी तरह जो है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये पहले से C2H6 था। तो जब इसके अंदर एक नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस होगा इसके साथ एक हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा। पहले H6 था अब H7 हो जाएगा। इस तरह जब इसके अंदर फास्फोरस ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन और बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है वो 7 हो जाएगा। तो जितने आप जो है ग्रुप 5 का एलिमेंट जिससे ही एक एटम उसका इंट्रोड्यूस करोगे एक आपको हाइड्रोजन का एटम भी बढ़ाना पड़ेगा। ये इसका रूल है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने एक नाइट्रोजन ऐड कर दिया अब आप चाहते हैं कि उसके अंदर दूसरा नाइट्रोजन जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो इसका सिंपल ही यही रूल है कि आप जितने भी ग्रुप 5 के एलिमेंट ऐड करोगे उतने ही हाइड्रोजन ऐड करोगे। मसलन मैंने फर्स्ट जो है एक नाइट्रोजन जो है वो ऐड किया तो एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। फिर मैं चाहता हूँ कि दूसरा मैं इसके अंदर नाइट्रोजन ऐड करूँ तो जब मैं इसके अंदर दूसरा नाइट्रोजन का एटम ऐड कर दूंगा फिर मुझे एक और हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा तो ये C2H8 हो जाएगा। इस तरह मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं तीसरा भी नाइट्रोजन ऐड कर दूं तो जब हम इसके तीसरा नाइट्रोजन ऐड कर देंगे तो फिर हम इसके अंदर तीसरा हाइड्रोजन भी ऐड कर देंगे। तो इसका जो फार्मूला है ये इस तरह से आ जाएगा।
हमारे पास इसके अंदर दूसरा जो रूल है वो ये है कि हमारे पास कोई भी ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो तो था ग्रुप 5 के एलिमेंट, अगर हम ग्रुप 5 के जितने भी एटम है वो ऐड करेंगे उतने ही हाइड्रोजन के एटम ऐड करते जाएंगे। इसके अंदर यह है कि अगर आपके पास कोई भी ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सपोज वही हमारे पास C2H6 है, इथेन है, तो हम इसके अंदर ग्रुप 6 के एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेरियम और फास्फोरस ये ऐड करना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप 6 के एलिमेंट चाहे आप जितने मर्जी ऐड करो, एक करो, दो करो, सेम करो या डिफरेंट करो, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, हम कोई भी उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे पास अगर मसलन अगर C2H6 है, इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है, तो अगर हम इसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम ऐड करते हैं कोई चेंजिंग नहीं, चाहे दूसरा भी ऐड कर दें कोई चेंजिंग नहीं, इसके फार्मूला वो C2H6O2 ही रहेगा। अगर हम इसके अंदर सल्फर का एक ऐड करते हैं तो वही फार्मूला C2H6 है और साथ सल्फर ऐड हो जाएगा। इस तरह सेलेनियम ऐड करते हैं तो वही, और टेरियम ऐड करते हैं तो फिर भी C2H6T ही होगा। तो जब भी हम ग्रुप 6 के एलिमेंट ऐड करेंगे उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर या हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई भी चेंजिंग्स नहीं आएगी। अभी हमने प्रीवियसली एक कंसेप्ट डिस्कस किया कि अगर तो हम उसके अंदर के कोई हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो उसमें से हम दो हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो निकाल देंगे। सपोज यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। फिर हम उसमें से दो हाइड्रोजन अगर निकालते हैं, एक यहाँ से निकालते हैं, एक यहाँ से, तो फिर यहाँ पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और यही जो रोल है वो सिंपली अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बनाना होता है। तो फिर हम इसमें एक छोटी सी चेंजिंग है कि फिर जब हम दो हाइड्रोजन निकालेंगे वो सेम कार्बन एटम से निकालेंगे। सपोज एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल रहे हैं, एक यहाँ से निकाल लेते हैं, ये एक यहाँ से एक यहाँ से निकाल लेते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन मैंने यहाँ से निकाला क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान हम डबल बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। तो जब यहाँ से निकला कार्बन जो है वो अपनी टेट्रा वैलेंसी को पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा, तो यहाँ से भी दो हाइड्रोजन के एटम जो हैं जब रिमूव होंगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। सपोज हमारे पास कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हम उसको जो है वो रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो रिंग में कन्वर्ट करने का भी फार्मूला वही सेम है, दो हाइड्रोजन एटम अगर हम निकालेंगे तो वो जो कंपाउंड है वो रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज हमारे पास ये हेक्सेन है, यहाँ पर ये CH3 है, मैंने इसको ओपन करके CH2H दोनों एंड से इस तरह लिख दिया है। तो अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करते हैं, तो ये ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है क्लोज चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बेंजीन बन जाएगा, ये रिंग बन जाएगी। तो रिंग बनाने के लिए, अल्कोहल से कीटोन बनाने के लिए, या हमें उसके अंदर कोई डबल एक बॉन्ड एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको हर टाइम उसमें से जो दो हाइड्रोजन एटम है वो रिमूव करने पड़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड इसका रूल ये है कि अगर हम हमारा जो कंपाउंड है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर ग्रुप 7 के कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। सपोज हमारे पास C2H6 है, हम चाहते हैं कि इसके आगे जो थर्ड एलिमेंट है इसके अंदर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन इनमें से कोई एटम जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जब भी इनमें से हम कोई भी एटम इंट्रोड्यूस कराएंगे, चाहे फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन जो है उसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। बस इसमें पहले जो हमारे पास थे वो 6 हाइड्रोजन थे, जब इसमें हम फ्लोरीन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा और पीछे 5 हाइड्रोजन जो है वो बच जाएंगे। इस तरह जब हम क्लोरीन ऐड करेंगे फिर भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और पीछे हमारे पास 5 हाइड्रोजन बच जाएंगे। सेम ब्रोमीन और आयोडीन के केस में होगा, जैसे इनका हम एक एक एटम ऐड करेंगे एक एक जो हाइड्रोजन है वो इसमें से रिमूव होता जाएगा। और अगर हम इसके अंदर दूसरा फ्लोरीन का एटम ऐड करना चाहते हैं तो फिर एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, मसलन C2H4 और F2 आ जाएगा। तो जितने हम एटम ग्रुप 7 के इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे चाहे वो सेम है या डिफरेंस है, हर एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूले से निकलता जाएगा। अब हम देखेंगे कि बेसिकली इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी होता क्या है। इसको अनसैचुरेशन इंडेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हम पाई बॉन्ड या रिंग जो होते हैं
वो मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहते हैं, उसके साथ भी हाइड्रोजन उसके साथ जो है वो सब्सट्रैक्ट करते जा रहे होते हैं, क्योंकि हम उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर अनसैचुरेशन लेके आ रहे होते हैं, इस वजह से इसको अनसैचुरेशन इंडेक्स भी कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर द रिंग्स अ मॉलिक्यूल्स कंटेन्स, ये होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फाइंड करने का फार्मूला क्या है? आपने क्या करना है, सिंपल जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, सपोज हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 था, इसके अंदर जो है वो देख लेने हैं हाइड्रोजन एटम कितने हैं, सपोज इसके अंदर 6 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। उसके बाद जो हमने नया फार्मूला बनाया है ये क्या है, जिसके अंदर हमने नया कोई एटम इंट्रोड्यूस करवाया, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 5 हैं। तो ये वाले जो हाइड्रोजन है इसमें से इन दोनों का आप डिफरेंस ले लोगे, इसमें 6 थे, इसमें से 5 से, 6 में से 5 या 1, और इसके ऊपर जो आप है दो दो जो है वो डिवाइड कर दोगे, जो इसका आंसर आएगा वो होगा हमारे पास इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। मतलब अगर आपके पास एक फार्मूला जो है वो दिया गया है, सपोज आपके पास ये फार्मूला दिया गया है, आपको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फाइंड करने के लिए कहा गया, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इसका आप सबसे पहले जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव कर लोगे, आप देखोगे कि इसके अंदर ये कौन सा जो है एटम इंट्रोड्यूस हुआ खड़ा है। सपोज यहाँ पर फ्लोरीन है तो ये ग्रुप 7 एलिमेंट है, इसका मतलब ये तब इंट्रोड्यूस हुआ था जब इसमें से हाइड्रोजन एक निकला था, तो यानी इसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला था वो C2H6 था। तो उसके अंदर 6 हाइड्रोजन थे, इसके अंदर 5 हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, एक आ जाएगा, उसके ऊपर जो 2 है वो डिवाइड कर दोगे, तो ये इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आ जाएगा। इस तरह आप कोई भी फार्मूला है, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो आपको अगर कहता है कि ये वाला फार्मूला बनाओ, इसके अंदर ये एटम इंट्रोड्यूस करवाओ और उसका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स को फाइंड करो, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सिंपली आपने दोनों के हाइड्रोजन जो नया फार्मूला बन रहा है जो पहले वाला था उनका हाइड्रोजन का डिफरेंस ले लेना है, उसके ऊपर 2 को डिवाइड कर देना है, तो उससे आपके पास हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स आ जाएगा। उसके बाद इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, हम जो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फाइंड करते हैं इसका हमें फायदा क्या होता है? तो इसका फायदा ये है कि हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं या स्पेक्ट्रा है वो हम IR से जो है वो डिटरमाइन करते हैं, उनकी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। तो ये जो हमारे पास इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन होते हैं वो परफॉर्म करने से पहले हमें उस कंपाउंड के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे देता है, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमें ऑलरेडी बता देता है। अगर हम इसको यूज करें तो हमें पता चल जाता है ना उसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, या सिंगल बॉन्ड आ रहा है, या उसके अंदर कौन सा नया एटम आ रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा वो कंपाउंड है। तो ये हमें उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर हम चाहे उसका सिंगल स्पेक्ट्रम भी परफॉर्म करते हैं ना, उससे पहले हम 50% जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम इससे ले चुके होते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी से, तो जो हमें प्रोवाइड ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर सिंगल स्पेक्ट्रम, मतलब कोई भी वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर हम अभी तक परफॉर्म नहीं किया उससे पहले हम 50% अगर किसी कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हम ये इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है उसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है वो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि या तो उसके अंदर जो है एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकती है, इससे हमें पता चल गया। तो अगर हम इसका फिर हम इंफ्रारेड, ये हम पहले का है जो हमने IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी परफॉर्म किया, तो ये हम पता चल गया। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि वाकया उसके अंदर डबल बॉन्ड, एक चीज हो सकती है, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या उसके अंदर एक रिंग हो सकती है। तो फिर अगर हम देखना चाहते हैं कि उसमें रिंग है या डबल बॉन्ड है, तो फिर हम उसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम परफॉर्म करते हैं, वहां से हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर रिंग है या डबल बॉन्ड है। सपोज हमारे पास कंपाउंड है और उसका जो इंडेक्स का हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है वो 2 है, सिंपली कोई भी आप इथाइन ले लो, तो इसका मतलब ये है कि या तो उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड है या 2 उसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड है या 2 रिंग है। तो इन तीनों में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या डबल बॉन्ड हो सकता है या 2 रिंग्स होती हैं। ये हमें इसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, 50% इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। तो अब इन तीनों
को जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम परफॉर्म करेंगे, वहां से हमें जो है स्पेक्ट्रम से पता चल जाएगा कि उसके अंदर या दो रिंग हैं या दो डबल बॉन्ड हैं या उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमें स्पेक्ट्रम बता देगा। सपोज हम एक मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास बेंजीन है, उसका जो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है वो 4 होता है। हमें पता है कि उसके अंदर एक रिंग होती है और 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 1 और 3 को मिलाकर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 4 होगा या 4 से ज्यादा होगा, उसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर मौजूद होगी। और अगर उसका इंडेक्स का हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो है 4 से कम है, तो उसके अंदर कोई भी बेंजोइड रिंग नहीं होगी। ये हम पहले कर चुके हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो ये एक आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कुछ सॉल्व करना है। इसके अंदर मैं आपको हिंट ये दे देता हूँ कि आपने इसके अंदर चेक करना है कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है या कोई फर्दर सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ये फार्मूला बनाया गया है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो कंपाउंड बना है उसके फार्मूला बना लेना है। दो फार्मूले जब आपके पास आ जाएंगे, तो उसमें से आपने दोनों में से जो हाइड्रोजन आइटम है वो काउंट कर लेने हैं। जब दोनों के हाइड्रोजन आइटम काउंट कर लोगे, तो एक ही हाइड्रोजन दूसरे में से उनका डिफरेंस ले लेना है। तो वो जो डिफरेंस होगा हाइड्रोजन आइटम्स का दोनों स्ट्रक्चर का, उसके ऊपर दो को डिवाइड कर देंगे। तो वहां से आपको पता चल जाएगा इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या है। ये आपने खुद करना है। थैंक यू सर।